Hello students, welcome back to my lecture, that is excretion. And today in this lecture we are going to discuss about the absorption in DCT part of nephron. इन DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन PCT पार्ट में और हेनले लूप में हुआ था। हमने आपको बताया था कि PCT पार्ट में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब कि वहां इसेंशियली एब्जॉर्ब होगा और 70 to 80% वाटर हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया था और इसी तरीके से 70 to 80% हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब किया था। न्यूट्रिएंट्स 100% एब्जॉर्ब हो गए थे। रेस्ट जो 20% वाटर है और 20% इलेक्ट्रोलाइट, ये जो फिल्ट्रेट में मौजूद हैं ये आगे चल रहे हैं और आते हैं हेनले लूप में। हेनले लूप में भी एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है और आपने देखा था कि हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे थे तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा था फिल्ट्रेट का, और जब हम मेडुला टू कॉर्टेक्स चल रहे थे एसेंडिंग लिम्ब में तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का घट रहा था। ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। हमने आपको ये भी डिस्कशन किया था कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट PCT पार्ट में कैसा था, आइसोटोनिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो PCT पार्ट में कैसा था, आइसोटोनिक था। बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में कैसा था, ये आइसोटोनिक था, मतलब कि प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर इसका कंसंट्रेशन था। हमने आपको बताया था कि हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा था कि कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का क्या हुआ था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, और जब हम एसेंडिंग लिम्ब में चले तो कंसंट्रेशन किस ऑर्डर में था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन ओवरऑल क्या था, नेट चेंज इन कंसंट्रेशन की बात अगर हम करें कि हमारे हेनले लूप में क्या था, तो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इट वाज 0। यानी कहने का मतलब कि जब हम हेनले लूप में प्रवेश किए थे उस समय कंसंट्रेशन कितना था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये था कंसंट्रेशन। और इस प्रकार से जब हम हेनले लूप से पास हुए तो कंसंट्रेशन अगेन फिल्ट्रेट का कितना रहा, ये था। इसका मतलब ये हो गया कि हेनले लूप से जब आपका फिल्ट्रेट पास होता है तो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम तो रिड्यूस करता है परंतु इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, बिकॉज इक्वल रिडक्शन इन द सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट बोथ टेक्स प्लेस। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की मात्रा में बराबर कमी आती है, इसलिए ओवरऑल कंसंट्रेशन यहां पर हेनले लूप में बिल्कुल चेंज नहीं होता। यहां तक की कहानी हमने आपको बताया था। हमने आपको कहा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इट इज परमेबल फॉर वाटर ओनली एंड द असेंडिंग लिम्ब वाज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, बट इन PCT द परमेबिलिटी वाज फॉर वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ। अब अगर हम बात करें कि DCT में आज हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो DCT में है आपको यहां जाननी है वो ये है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपकी NCERT ने भी इसको लिखा है, क्या लिखा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड हियर द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन of sodium ions and water takes place here. In DCT। और हमने आपको पिछले लेक्चर में यानी कल बताया था कि हम वो कंडीशंस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये फैकल्टेटिव होता है, मतलब कंडीशन अप्लाई होगी तो एब्जॉर्प्शन होगा और अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसमें जो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है वो किसकी है, द फर्स्ट कंडीशन दैट इज ADH, इसका फुल फॉर्म है
एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा ही नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हियर, पहले इसका मतलब आप समझेंगे एंटी डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है। ये जो टर्म है डाईयूरेसिस, व्हाट डज इट मीन? अगर हम बात करें कि डाईयूरेसिस क्या चीज है, दिस वन। डाईयूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। हमारे शरीर से पानी की ज्यादा मात्रा पेशाब में चली जा रही है, इस घटना को क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज डाईयूरेसिस। अब अगर हम कहते हैं कि एंटी डाईयूरेसिस, तो एंटी डाईयूरेसिस का मतलब यह हो गया कि वाटर लॉस यूरिन में हम रोक रहे हैं। पेशाब से जो बॉडी की से ज्यादा मात्रा में पानी निकलकर बाहर चला जा रहा है, इस चीज को हमें क्या करना है? इसको कम करना है। और यह काम जो हार्मोन करता है उसका नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में कि जो एडीएच है ये कैसा हार्मोन है? इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज द पेप्टाइड हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से निकलता है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन ध्यान रहे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में इस प्रकार के हार्मोन का निर्माण नहीं होता। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्मोन। किसी भी प्रकार के हार्मोन के निर्माण के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। कौन? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई होती हैं, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से इसका रिलीज होता है, किसका? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का। एंटी डाईयूरेटिक ऐसा हार्मोन जो आपके पेशाब में पानी की अगर ज्यादा मात्रा रिलीज हो रही है तो आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए रिलीज होता है। तो ये कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहां पर है? आपके हाइपोथैलेमस में। तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्ट्स एज द स्टोर हाउस ऑफ दिस हार्मोन एंड रिलीजेज दिस हार्मोन एज पर नीड। आवश्यकता के अनुसार एडीएच को रिलीज करती है ब्लड में। अब क्वेश्चन ये है कि आवश्यकता कब पड़ती है, इस हार्मोन की आवश्यकता कब पड़ती है? हम इसका डिस्कशन अभी करेंगे अपने इसी सेगमेंट में। तो आप समझ गए होंगे कि पहला हार्मोन है। इस हार्मोन का साइट ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन? नेफ्रॉन के किस सेगमेंट में एडीएच वर्क करता है? वन क्वेश्चन, इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन एडीएच गोइंग टू वर्क? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन आपके किस सेगमेंट में नेफ्रॉन के काम कर रहा है? तो साइट ऑफ एक्शन है डीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट आर द साइट फॉर एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एडीएच आपके नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कोलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो इसका जैसा कि नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच का नाम क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्शन देख रहे हैं। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है एंटी डायूरेटिक, तो यह
डाईयूरेसिस को रोकने का काम करता है। व्हाट डू मीन बाय डाईयूरेसिस? अभी हमने आपको बताया कि डाईयूरेसिस का मतलब क्या है? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करेगा? एडीएच प्रिवेंट्स द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। यूरिन में पानी की जो ज्यादा मात्रा रिलीज हो जा रही है, जो शरीर से बाहर जा रही है, इस काम को रोकने का काम करता है कौन? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो डाईयूरेसिस का मतलब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, और एंटी डायूरेसिस का मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके यूरिन से पानी की ज्यादा मात्रा बॉडी से जाने को रोकने का काम कर रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। तो अब इसका दूसरा नाम जो हमने रखा है, अभी इसका दूसरा नाम हमने वैसोप्रेसिन रखा है। पहला नाम क्या रखा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाई इज इट कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन? वैसो स्टैंड्स फॉर द ब्लड वेसल्स। क्या है ये? ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं। और प्रेसिन मीन्स होता है प्रेशर इंप्रूव करने वाला। दिस reduces the internal diameter of the blood capillaries। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वैसोप्रेसिन नाम क्यों पड़ा इसका? प्रेशर को इंक्रीज करने वाला। किसमें? ब्लड वेसल्स में। तो इन हाई कंसंट्रेशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट्स एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और एंटी डायूरेटिक फंक्शन इसका कब होता है? इन लो कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे ब्लड में बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या काम करेगा? ये एंटी डायूरेसिक्स का काम करेगा और वाटर लॉस को रोकेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए किसी कारण से, अगर एडीएच का लेवल ज्यादा हो जाए आपके ब्लड में, तो ऐसी कंडीशन में ये वैसोप्रेसिन नाम को चरितार्थ करेगा। वैसोप्रेसिन मींस वेसल्स में प्रेशर बढ़ा देता है, और प्रेशर तब बढ़ेगा जब नली सक्रिय हो जाएगी, तभी उसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बनेगा, और इसीलिए नाम पड़ा वैसोप्रेसिन। इस चीज को ऐसे आप समझिए, जैसे आपकी ये खून की नली है, और खून की नली का ये डायमीटर है, और इसमें से ब्लड पास हो रहा है, ब्लड यहां से पास हो रहा है। अब अगर इस पर एडीएच एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वर्क करे तो क्या हो जाएगा? इस नली का इंटरनल डायमीटर रेड्यूस हो जाएगा, और ये नली जब सक्रिय हो जाएगी तो ब्लड का जो प्रेशर है दीवार पर वो कम होगा या ज्यादा होगा? ये ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर इंप्रूव कर जाता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि जो वाइड ट्यूब थी इसको नैरो ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इसने वेसल्स के इंटरनल डायमीटर को रेड्यूस कर दिया है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर लो कंसंट्रेशन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, तो दिस विल एक्ट एज एंटी डायूरेटिक फैक्टर, और फिर ये वाटर लॉस को यूरिन में कम करने का प्रयास करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा ये पहला काम कैसे होता है और फिर दूसरा काम कैसे होता है। ये इसकी मैकेनिज्म है जिसको हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में। जब हम आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे कराता है, और ये डायूरेसिस कैसे होता है, इसको हम अभी आपको बता रहे हैं। तो डायूरेसिस तो हम अभी देखेंगे, वैसोप्रेसिन की तरीके का काम हम आपको अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज डायूरेसिस एंटी डायूरेटिक फैक्टर की तरह ये कैसे काम करता है, तो इसको जरा आइए और डायग्राम से देखते हैं।
यहां से ब्लड जा रहा, पहचान गए इस स्ट्रक्चर को, यहां से ब्लड जा रहा, ये एफरेंट आर्टीरियोल बताया था, ये इफरेंट आर्टीरियोल बताया था, ये स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे, और ब्लड का फिल्ट्रेशन यहां से हो रहा था। अगर किसी कारण से आपका जो GFR है, इफ ड्यू टू एनी रीजन GFR, क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर ये किसी कारण से बढ़ जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज्ड, ये किसी भी कारण से बढ़ गया है, तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा तो फिर यहां पर फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो फास्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, ये फास्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो फिल्ट्रेट है ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि ब्लड के छानने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। क्यों, GFR बढ़ गया है, किसी भी कारण से GFR बढ़ा, हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों GFR बढ़ा। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा है तो ग्लोमेरुलर से ब्लड के फिल्ट्रेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में पानी का नुकसान भी बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। जब फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा तो ज्यादा फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने की पावर आपके नेफ्रॉन की सामान्य परिस्थिति में नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक्सेस लॉस होगा ऑफ वाटर इन यूरिन, आपके यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा जाने लगेगी। ये वो कंडीशन है जो आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज करने को प्रेरित कर रहा है। क्योंकि अगर GFR बढ़ेगा तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, अगर GFR हाई हो गया है तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, वॉल्यूम जो यूरिन का है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इस घटना को पॉलीयूरिया कहते हैं, इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, फिर क्या होगा, यूरिन में पानी ज्यादा जाने लगेगा। इस घटना को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस। ये दो बातें हो गई, एक आपकी पेशाब बढ़ जाएगी, बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा GFR बढ़ने की वजह से। दूसरा काम क्या होगा कि जब यूरिन बार बार आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने पानी पर ही काफ़ी बूस्ट किया था, काफ़ी बताया था आपको कि पानी का कंजर्वेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वाटर लॉस इस प्रकार हो रहा है तो फिर एक कंडीशन आएगी, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं इस चीज को, इस चीज को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। डिहाइड्रेशन, आपके शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब इस डिहाइड्रेशन की वजह से कंडीशंस जो क्रिएट हो रही हैं वो कौन सी हैं, जो ब्लड वॉल्यूम है घटेगा या बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम, हम आगे से इसको बोलेंगे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आपके शरीर से पानी निकल रहा है तो खून क्या हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा और इसका वॉल्यूम घट जाएगा। इससे क्या होगा, फिर फाइनली ब्लड प्रेशर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होते ही आपका बीपी डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। और क्या होगा, आपकी जो बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल साइटोप्लाज्म, ये बेटा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ये ड्राई होने लगेगा। इससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड। देखिए, देखते जाइए क्या हो रहा है। एक ही कंडीशन चेंज होने से इतनी सारे चेंजेज हो रहे हैं बॉडी में।
आपका GFR बढ़ा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ने से क्या हो गया, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन शुरू हो गया। ये कंडीशन बन गई कि वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इंक्रीज करेगा तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉली माने बहुत ज्यादा, यूरिया मींस यूरिन। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इट इज नोन एज डाइयूरेसिस। जब आपके शरीर से पानी का लॉस होगा तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, और जब खून गाढ़ा हो गया तो इसका वॉल्यूम भी घट जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब आपकी नली के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी तो खून की नली की दीवार पर दबाव, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। और ब्लड प्रेशर घटेगा, इसके अलावा क्या होगा, बॉडी सेल साइटोप्लाज्म गेट्स ड्राई। आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, इनमें जो साइटोप्लाज्म है ये ड्राई हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म अगर ड्राई होगा तो यहां पर चलने वाली जो सभी प्रकार की गतिविधियां हैं वो क्या हो जाएंगी, ये स्लो हो जाएंगी। और ये गतिविधियां जो सेल के अंदर चल रही हैं, ये कौन सी गतिविधियां हैं, आपको जिंदा रखने की गतिविधियां हैं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये स्लो हो जाएगा। तो इस सारे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बॉडी के अंदर बने ही नहीं, इसकी अल्टीमेट रेमेडी हमारी बॉडी के अंदर है। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, गाना सुनाया ना, हमको बनाया भगवान ने, बहुत अच्छा। यहां पर बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप नेफ्रॉन में है पानी के साथ एडीएच का। तो इस प्रकार से यह आपके शरीर से पानी के नुकसान को होने ही नहीं देता, बल्कि यह स्वयं क्या होता है, काम करना शुरू कर देता है। अब एडीएच निकलेगा कैसे, जरा ये जानिए। अब यहां पे आइए, बॉडी सेल्स, सेल साइटोप्लाज्म कैसा हो गया है, ड्राई हो गया है। क्या है ये, ब्लड वेसल। इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। यहां पर कौन है, ये आपकी सेल है। रिसेप्टर्स कहां बैठे हैं, सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर ये रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। दीज आर ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं। अब यहां पर जो ब्लड वेसल है, तो ये जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, रेड्यूस करेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, इसको मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड प्लाज्मा जो ईसीएफ में पानी है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ईसीएफ। ECF का क्या मतलब है, द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल एंड ब्लड वेसल, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF। यहां से जो पानी है वो ड्रेन होकर के कहां पर पहुंचेगा, आपके खून की नली में पहुंचकर खून के वॉल्यूम को मेंटेन करने का प्रयास करेगा, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो घटा है ये नॉर्मल हो। क्योंकि जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा आपका बीपी घटने लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये खतरनाक कंडीशन है। तो अपने लेवल तक जितना ये मेंटेन कर पाएगा करेगा, तो ब्लड प्लाज्मा क्या करेगा, यहां से पानी को स्क्वीज कर अपने अंदर लाएगा। तो ECF में यहां पर वाटर डेफिसिट क्रिएट होगी। ऐसी कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, वाटर लॉस होगा। अब सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म यहां पर ड्राई हो गया। देखिए पानी के नुकसान से आपका सेल साइटोप्लाज्म ड्राई हो गया। तो व्हाट हैपेंस हियर, जब ये साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा तो मेम्ब्रेन लूज होगी। अरे भाई, गुब्बारे में हवा भरोगे तो दीवार में तनाव रहेगा, और अगर गुब्बारे का मुंह खोल दो, हवा निकल गई तो लूज हो जाएगा गुब्बारा। तो ऐसे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होंगी ये लूज हो जाएंगी, और जब ये लूज होंगी तो ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट्स। आपका जो ऑस्मो रिसेप्टर आपकी सेल मेम्ब्रेन पर बैठा है, ये क्या हो जाएगा, ये स्टिमुलेट कर जाएगा, एंड दिस विल सेंड द सिग्नल टू योर हाइपोथैलेमस। ये सिग्नल कहां देगा, सपोज करिए कि ये आपका हाइपोथैलेमस है, दिस वन। हाइपोथैलेमस में जो थर्स्ट सेंटर है, दिस वन इज थर्स्ट सेंटर।
ये थर्स्ट सेंटर अब क्या होगा, यहां से सिग्नल ऑस्मो रिसेप्टर से किसके पास जाएगा, आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाएगा। तो थर्स्ट सेंटर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट कर जाएंगे, और फिर क्या होगा, यू फील थर्स्टी, आपको प्यास महसूस होगी। क्या होगी, प्यास महसूस होगी। ये सारा काम क्यों हुआ, जरा एक बार फिर से देखिए आप। ये सारा काम इसलिए हुआ है क्योंकि किसी कारण से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने से फिल्ट्रेशन फास्ट हो गया। ज्यादा फिल्ट्रेशन तो ज्यादा यूरिन बनेगी, ज्यादा यूरिन बनेगी तो कंडीशन को पॉलीयूरिया कहेंगे। ज्यादा पेशाब होगी तो ज्यादा पानी शरीर से बाहर जाएगा। शरीर से यूरिन के माध्यम से पानी का नुकसान होना डाईयूरेसिस है। इससे क्या होगा कि आपके खून में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपका जो ब्लड है वो ड्राई होने लगेगा, कंसंट्रेट होने लगेगा। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घटने से आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। ब्लड प्रेशर घटने के बाद दूसरा काम जो यहां पर हो रहा है, सेल साइटोप्लाज्म ड्राई हो रहा है। सेल साइटोप्लाज्म ड्राई होने की वजह से क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करके सिग्नल कहां भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का जो थर्स्ट सेंटर है स्टिमुलेट कर जाएगा और आपको प्यास लग जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, आप पानी पिएंगे दौड़कर, क्योंकि पानी से बेचैन हो जाएंगे प्यास लगने से। तो उस समय आप दौड़कर पानी पी लेंगे, तो कंडीशन से थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन यह जो रिलीफ है इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों, क्योंकि जो जीएफआर बढ़ा है इसी वजह से हमको बार बार प्यास लग रही है और पेशाब हो रही है। तो हमें निदान किस चीज का करना है, अगर बारिश हो रही है तो बारिश को रोकने का प्रयास करेंगे या अपनी छत रिपेयर करेंगे, क्या काम करेंगे, बरसात रोक लेंगे आप, नो, छत की रिपेयरिंग कराइए। आपकी जो छत खराब है तो बारिश होगी तो पानी क्या होगा, टपक कर आपके घर में आएगा। तो आपके पास दो रेमेडी है, एक, जितना पानी आपके कमरे में आ रहा है इसको उलीच कर बाहर निकालिए। जितना पानी आ रहा है, छत से टपक कर पानी आ रहा है, वहां पर बाल्टी रख दीजिए या उस पानी को उठाकर घर से बाहर निकालिए। आपको ये जो रिलीफ है, बस इसी प्रकार की रिलीफ आपको पानी पीने के बाद मिल रही है कि आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, अब आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है इट्स ओके। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फिर पेशाब भी होगी और क्या होगा, आपको फिर प्यास लगेगी। तो ये घटना जो हो रही है ये किस कारण से हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपका जीएफआर है ये बढ़ा है। इस जीएफआर का इलाज आपने अभी तक नहीं किया है। तो हमें क्या काम करना है, ये जो जीएफआर यहां पर बढ़ा है इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। लेकिन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यहां पर जीएफआर जो बढ़ा हुआ है इसको घटाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि यह काम उसी तरह करता है जैसे कि टपकते हुए पानी को आप उलीच कर बाहर निकाल रहे हैं। तो यही काम आपका कौन करता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन करता है। यह पानी जो टपक के कमरे में आ रहा है इसको निकालकर बाहर कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हो गया कि यहां से जितना ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन, उतना ही ज्यादा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या काम कर रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। तो पहला काम यहां पर आपने देखा कि हाइपोथैलेमस थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हो गया, आपने पानी पी लिया। दूसरा, हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा, किसे सिग्नल करेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। दिस वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा, यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निकलेगा। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन आएगा और कहां पर काम करेगा, ये कौन सी नली थी, नेफ्रॉन की। इसी को हम क्या बोलते थे, कलेक्टिंग डक्ट, और इसे क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डीसीटी। अब ये हार्मोन यहां पर आता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट में यहां जो एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं इनको स्टिमुलेट करके और पानी के एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देता है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज हियर, कहां पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहां से वाटर निकलकर अब क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होकर कहां रिटर्न करेगा, ब्लड वेसल में। तो आपके खून से पानी का जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किसने कर दिया, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ने। कहां से निकला था, हाइपोथैलेमस से निकला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक स्टोर था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच बाहर आकर के कहां एक्ट करेगा, ये ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा आपकी किडनी में। किडनी में नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
और कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करके यहां पर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इसी को हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पानी पर एक्शन किसका है? एडीएच का, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का। तो ये तो वही बात हो गई कि आप बारिश का पानी अपने घर से उलीच कर क्या कर रहे हैं? बाहर डाल रहे हैं। लेकिन बारिश है कि मान नहीं रही, बरसात अभी भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में पानी को उलीचने के लिए जब आप अकेले लगे हुए थे, फिर पानी और तेज बारिश होनी शुरू हो गई, यानी कहने का मतलब कि जीएफआर और बढ़ गया है, बारिश और तेज, यहां बारिश हो रही है, खूब हो रही है बारिश, और इसमें क्या हो रहा है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया एडीएच कर रहा है। तुम जितना बरसो उतना हम उलीच कर बाहर करेंगे, बरसों तेजी से हम पानी निकाल कर बाहर करेंगे। यह काम कब तक चलेगा? इस फीडबैक में एडीएच का कंसंट्रेशन पहले कम था, लेकिन एडीएच ज्यादा निकलने लगेगा। उसी प्रकार से जैसे आप अपने घर से छत से टपकने वाले पानी को अकेले उलीच नहीं पा रहे हैं, तो अपने भाई और बहनों को भी बुला लिया, सबको आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, मिलकर पानी निकालो। तो पानी बाहर निकालने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। उसी प्रकार से एडीएच जब थोड़ी मात्रा में कमजोर पड़ रहा था, तो फीडबैक ऐसा मिलता है हाइपोथैलेमस को कि और निकालो एडीएच, और निकालो एडीएच। अब एडीएच ज्यादा निकलने लगेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब कंसंट्रेशन एडीएच का लो होता है, एडीएच कंसंट्रेशन अगर लो है, तो उस समय ये एंटी डाईयूरेटिक की तरह से काम करता है, एंटी डाईयूरेटिक है ये। लेकिन अगर एडीएच का कंसंट्रेशन, जैसा अभी हमने बताया कि फीडबैक के अनुसार बढ़ गया, क्यों बढ़ गया है ये? क्योंकि हमको पानी ज्यादा बाहर ले जाना है, तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन अब बढ़ गया। क्यों? बरसात तेज हो रही है, जीएफआर और बढ़ गया, तो एडीएच और बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के फीडबैक के अनुसार बढ़ेंगे। जीएफआर बढ़ रहा है, जितने जीएफआर बढ़ेगा उतना ही एडीएच निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का अमाउंट आपके ब्लड में हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस दौरान ये किस तरह से काम करने लगेगा? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। अब ये आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन किस रूप में काम करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। इसीलिए इसका एक नाम ये भी है, वैसोप्रेसिन। क्यों इसका नाम रखा वैसोप्रेसिन? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में यहां पर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। दिस नैरोज डाउन द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल एंड ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर हियर। इस तरह से आप देख रहे हैं एडीएच का दो रोल हमने आपको समझाया, एक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये बात समझ में आ गई? तो आपने पहले मेंशन किया था मैंने कि यहां पर कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है, किसका? वाटर और सोडियम का। तो पानी का कंडीशन क्यों अप्लाई हुआ? जीएफआर बढ़ा हुआ है, एडीएच रिलीज हुआ, तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, यहां पर सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है। तो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है वो दूसरे हार्मोन की वजह से होता है, और इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरोन। याद है एल्डोस्टेरोन कहां बनता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज्ड फ्रॉम योर एडिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। एडिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन निकलता है, और इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो काम है वो जरा देखेंगे। ये सारी चीजें मिटा रहे हैं हम आपको। पहला काम एडीएच का हो गया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया, लेकिन अब दूसरा काम जो यहां पर है वो कौन है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर यह बनेगा, एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है, released from the adrenal cortex. It is released from adrenal cortex. काम क्या होता है इसका? काम क्या है कि causes the absorption of sodium ion from filtrate, और दूसरा काम क्या होता है? एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द यूरिन। ये काम है।
जिसे हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन कह रहे हैं, मिनरेलोकार्टिकॉइड। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट। इट हैज द टेंडेंसी टू cause the absorption of sodium ion from the nephron tubule and excretion of potassium into the urine। इस तरह से ये हार्मोन यहां पर सोडियम अपटेक के लिए जिम्मेदार है और पोटेशियम आयन के रिलीज के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से यहां पर जैसे पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी प्रकार इसमें से निकलकर सोडियम आयन भी बाहर जाएगा, और जहां सोडियम जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन इसको फॉलो करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्लोराइड आयन भी नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से निकलकर कहां चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ? वाटर, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। और थोड़ी मात्रा में जो ग्लूकोज अगर यहां पर है तो इट इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयंस का भी थोड़ी मात्रा में डीसीटी में होता है, लेकिन मेन जो डिस्कशन था वो किसका था? वो पानी का है और सोडियम आयन का है। तो इस तरह से जिसे हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, व्हाट इज दिस? द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एडीएच एज वेल एज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इस तरह से हमने आपको दो डिस्कशन कर लिया है, पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन और दूसरा कौन सा? रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप थे, कौन कौन सा? पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के सभी सेगमेंट में हमने देख लिया है। और अब तीसरा जो डिस्कशन यहां करने चल रहे हैं वो कौन है? इट इज द ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हमने आपको बताया था। पहला स्टेप था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पढ़ लिया है आपने। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इट हैज बीन कवर्ड, हो गया। दूसरा हमने आपको बताया रीअब्जॉर्प्शन, इसको हमने अभी खत्म किया। तीसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यहां पर ट्यूब्यूलर का मतलब क्या है? ट्यूब्यूलर सेक्रीशन का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी और सीडी। यहां पर होता क्या है कि सपोज करें कि ये जो है ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं। ये जो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ट्यूब्यूलर सेल्स। इन ट्यूबुलर सेल से डिस्चार्ज होकर के पोटेशियम आयन, डिस्चार्ज होकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन और डिस्चार्ज होकर अमोनिया, ये 3 मटेरियल्स का डिस्चार्ज डायरेक्टली होता है किसमें? इट इज द ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, इनमें अगर एक्सेस में पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया हैं तो इनको फिल्ट्रेट में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, क्योंकि ल्यूमेन में क्या भरा हुआ है? फिल्ट्रेट। तो इस प्रकार से पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, इन तीनों को यहां डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और ये ट्यूब्यूल्स कौन कौन से हैं?
टीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट होता है। तो डायरेक्ट डिस्चार्ज यहां पर पोटेशियम आयंस, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का होता है। हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज इसलिए होता है कि ब्लड में हाइड्रोजन आयन का लेवल मेंटेन रहे, बढ़ने ना पाए, अदरवाइज एसिडिक कंडीशन बनेगी। तो इसलिए पीएच को 7.4 मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन का यहां से डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन कभी रीअब्जॉर्ब नहीं होता, अमोनिया कभी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन पीसीटी और हेनले लूप में होता है और आपके डीसीटी में होता है, लेकिन आपका ये अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन एट ऑल पूरे नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में कहीं नहीं होता, केवल इनका सेक्रीशन होता है और डायरेक्ट ये फिल्ट्रेट में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम पोटेशियम आयन का सोडियम के साथ रिलेशनशिप देखें तो एक टेंडेंसी यहां पर जरूर होती है कि हम सोडियम को अपने ब्लड में मेंटेन रखें और एक्सेस पोटेशियम को यूरिन से बाहर निकाल दें। तो इस तरह से सोडियम भी अगर एक्सेस में है तो यूरिन में जाएगा, लेकिन टेंडेंसी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की यही होती है कि हम सोडियम आयन को अपने ब्लड में क्या करें, हेल्ड करें, रोकें, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से आपने अब तक देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन हुआ कैसे। अब आपको यह मालूम है कि कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन आकर इकट्ठा हुआ है ये कैसा है, ये डाइल्यूट यूरिन है। यूरिन फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट में इट इज, यह है कैसा, इट इज हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक इसको हम क्यों कह रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मीन्स इट्स कंसंट्रेशन इज लोअर देन प्लाज्मा। इस प्रकार के डाइल्यूट यूरिन को डिस्चार्ज करने की परमिशन मैमल्स और बर्ड को नहीं है, क्योंकि हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं तो शरीर के अंदर पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लुटाते रहें। इसलिए क्या करना है, हमको इस डाइल्यूट यूरिन को अब किस में कन्वर्ट करना है, इसको कंसंट्रेट यूरिन में कन्वर्ट करना है। तो ये 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला यूरिन है, ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाले यूरिन में कलेक्ट होगा एंड दिस स्टेप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। हम इस इवेंट को डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि हमारे यूरिन को डाइल्यूट यूरिन से कंसंट्रेट यूरिन में कैसे चेंज किया जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार लेक्चर है, मजा आ जाएगा अगर आप इसको आप देखेंगे हमारा लेक्चर ये, तो आपको मजा आ जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता कैसे है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि डाइल्यूट यूरिन से हम कंसंट्रेट यूरिन में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पर होगा और लास्ट लेक्चर जो होगा वो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे होगा। तो आई नीड 2 लेक्चर टू फिनिश दिस चैप्टर अगेन। अभी हमको 2 लेक्चर और चाहिए, 1-1 घंटे के, तब ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और खास करके एमएससी प्रीवियस के बच्चों के लिए इस साल का एक क्वेश्चन कंफर्म है कि इसमें से आना है, तो आपका तैयार हो गया। आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्यों भाई एमएससी प्रीवियस वाले, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर हमारा ये लेक्चर आपके पास है तो आप नोट्स घर जाके बना लें और कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिख सकते हैं, आपका कम से कम 10-10, 15-15 पेज लिख सकते हैं एक-एक छोटे-छोटे स्टेप पर। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप जो है व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं हमारे, या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं, मैसेज हम तक पहुंच जाएगा और हम आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं, आपको पता है। लेकिन कल के लेक्चर में किसी का क्वेश्चन नहीं आया, इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि आप में से कम 90 से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, और या फिर ये मान लिया जाए कि आपको हमारे लेक्चर में कोई डाउट मिलता ही नहीं है, आप सब समझ जाते हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं और ये दोनों होना अच्छी बात नहीं है। सारा समझ में आ जाए ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको डाउट ना हो ये सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप सवाल जरूर पूछिए और आपको उत्तर मिलेगा इसका। ठीक है, ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।